Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. Guys, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको UGC नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे देता रहता हूँ. सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे. गाइज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम. गाइज आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. अगर मैं बात करूँ यूजीसी नेट की, जो इस बार एग्जाम चल रहे हैं, यहाँ पर इस अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके. नहीं तो जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा यूजीसी नेट का, जो नेक्स्ट टाइम लिया जाएगा यूजीसी नेट का एग्जाम, उसमें इस टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे. So guys, my name is Mohammad Azam. I am assistant professor in GGS IP University New Delhi and this is my qualification. So guys, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को आप सही आंसर करके आ पाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. What is New Education Policy 2020? The National Education Policy 2020, जिसको हम NEP 2020 भी बोलते हैं, which was approved by the Union Cabinet of India on 29th of July 2020. तो ये डेट आपको याद रखनी है. This date is most important for your exam purpose. Outlines the vision of India's new education system. The new policy replaced the previous National Policy on Education 1986. तो आपको याद रखना है कि पहले इंडिया में कौन सी एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986. तो ये चीज भी आपको याद रखनी है यहाँ पर. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर एग्जाम. नाउ द पॉलिसी इज कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन टू हायर एजुकेशन एज वेल एज वोकेशनल ट्रेनिंग इन बोथ रूरल एंड अर्बन इंडिया. द पॉलिसी एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज एजुकेशन सिस्टम बाय 2030. ये डेट भी आपको याद रखनी है कि इस एजुकेशन पॉलिसी का पर्पस क्या है कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म कर देना बाय 2030. तो ये चीज भी आपको याद रखनी है एग्जाम के पर्पस से. द NEP 2020 इनेक्ट न्यूमरस चेंजेस इन इंडियाज एजुकेशन पॉलिसी. इट एम्स टू इंक्रीज द स्टेट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन फ्रॉम अराउंड 4% to 6% ऑफ GDP. दिस इज एन अनदर टॉपिक, अनदर थिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. अभी जो आपका GDP है अराउंड 2% से 4% के अराउंड एजुकेशन में जाता है, इसको 6% तक लेके जाना है, 4 to 6% अराउंड लेके जाना है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इंडिया में इंप्लीमेंट होने जा रही है. अगर इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं एजुकेशन के सेक्टर में तो जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा अपनी इंडिया का. नाउ अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. गाइज फर्स्ट क्वेश्चन आपका, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाज रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ HRD इन विच ईयर. पहले इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही थी, उसको रीनेम करके मिनिस्ट्री ऑफ HRD कर दिया गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करके. तो वो किस ईयर में किया गया था? दैट ईयर वाज 1985. ये आपको याद रखना है, 1985 में किया गया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग चेयर्ड कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019. वो किस पर्सन ने चेयर की थी? सो दैट वाज डॉक्टर कस्तूरी रंजन, के कस्तूरी रंजन. दैट इज ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड. NEP 2020 aims to increase the group gross national enrollment ratio in higher education from 26.3% 2018 to 50% by which year. तो 2035 तक की बात की गई है कि तब तक जो अपना रेशियो है हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट का उसको इंक्रीज कर लिया जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ whom Committee for Evolution of the New Education Policy submitted its report in May 2016. किस पर्सन ने जो चेयरमैन थे उस कमेटी के, वो कौन थे? तो ये कौन थे? लेट श्री TSR सुब्रमण्यन. यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है. अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट श्री TSR सुब्रमण्यन, former cabinet secretary, Committee for Evolution of New Education Policy submitted its report in May 2016 and based on this the ministry has prepared some inputs for the draft national education policy 2016. कई बार इसको ड्राफ्ट में कन्वर्ट किया गया, 16, 17, 19 तक चला है ये. उसके बाद 2020 में जाकर के फाइनली अपना न्यू एजुकेशन सिस्टम बन के आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बन के आई. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इन NEP 2020 दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 द करेंट 10+2 सिस्टम टू बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर. व्हाट इज द न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर?
सो गाइस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसको अच्छे से समझना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। 5+3+3+4 करके जो अभी स्ट्रक्चर चेंज किया गया है, 10+2 अभी तक था, अब इस 10+2 को चेंज करके इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से बना दिया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। इन एनईपी 2020 द करेंट 10+2 सिस्टम टू बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू 5+3+3+4 curricular structure corresponding to ages 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 and 14 to 18 years respectively। तो यहाँ पर आपको एज भी याद रखनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है कि जो आपका 5 है दैट इज फॉर 3 to 8 years ऑफ एज। जो स्टूडेंट्स 3 से 8 years के एज के बच्चे हैं वो स्टार्टिंग के 5 वाले स्लॉट में आएंगे। जो नेक्स्ट स्लॉट बनेगा 3 वाला वो आएगा 8 to 11 वाली एज में। जो नेक्स्ट स्लॉट बनेगा वो आएगा 11 to 14 वाले स्लॉट में। जो लास्ट स्लॉट होगा जो कि 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास के बच्चे हैं, 9th 10th 11th 12th, ये जो लास्ट 4 साल हैं, लास्ट जो 4 years होंगे उनकी एज इतनी होनी चाहिए 14 to 18 years। तो मतलब 18 साल होते ही आपकी 12th क्लास कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। सो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि किस एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन से वाले स्ट्रक्चर में आएंगे, सो कौन से वाले स्लॉट में आएंगे। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको यहाँ पे समझनी चाहिए थी। आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को। ओके, अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बाय हाउ मच परसेंट द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू बी रेज्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 50%। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 gross enrollment ratio in higher education to be raised to 50% by 2035। गाइज यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो रखी है, नेशनल नहीं है, यहाँ पर न्यू आएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी है। सो आप इसको एक बार करेक्ट देख लेना। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। with regard multiple entry and exit option in UG stream, that is undergraduate stream, which of the following pairs is not matched correctly? सर्टिफिकेट आफ्टर 1 year, अगर आप 1 साल बाद अपनी ग्रेजुएशन डिग्री छोड़ के चले जाते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, अगर आप 2 साल तक रहते हो कॉलेज में, अपनी कॉलेज ड्यूरेशन में 2 साल तक अगर आप अटेंड करते हो कॉलेज तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर आप 3 साल तक डिग्री करते हो अपनी कंटिन्यू तो वहाँ पे आपको डिग्री मिलेगी, दैट इज बैचलर डिग्री। और अगर आप 4 साल तक करते हो दैट इज 4 बैचलर्स डिग्री विद रिसर्च आफ्टर 5 years। तो यहाँ पर आई थिंक ये 3 and 4 जो है वो गलती से लिख दिया है, ये ऑप्शन नंबर था, ऑप्शन सी एंड डी है। तो बैचलर डिग्री आफ्टर 3 years मतलब 3 साल अगर आप कॉलेज में रुकते हो तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी। अगर आप 5 साल तक रुकते हो तो आपको बैचलर डिग्री विद रिसर्च मिलेगी। तो यहाँ पर आपको देखना था कि कौन सा इसमें ऑप्शन नहीं है, नॉट मैच्ड करेक्टली। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 years नहीं 4 years आएगा। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो आपका ईयर है आपके कॉलेज ड्यूरेशन का वो मैक्सिमम 4 years तक रखा गया है। फर्स्ट ईयर में छोड़ दोगे, फर्स्ट ईयर तक पढ़ोगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर तक पढ़ोगे तो डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर तक पढ़ोगे तो बैचलर डिग्री एंड फोर्थ ईयर तक पढ़ोगे तो बैचलर विद रिसर्च मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर दैट इज बैचलर्स विद रिसर्च आफ्टर 5 years। तो ये मैच नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर 4 years होना चाहिए था। सो गाइज आई थिंक सबको समझ में आ गया है। यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में, सपोज करो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया कि 1 year में क्या मिलता है, तो 1 year में आपको सर्टिफिकेट मिलता है। 2 years में क्या मिलता है, तो डिप्लोमा मिलता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, सिर्फ इसी क्वेश्चन को याद नहीं रखना है, इसके सारे एस्पेक्ट आपको याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर एनईपी 2020 टीचिंग अप टू एटलीस्ट व्हाट ग्रेड टू बी इन मदर टंग रीजनल लैंग्वेज, दैट इज ग्रेड 5th क्लास तक आप मदर टंग में पढ़ा सकते हैं और इंस्ट्रक्शन जो दिए जाते हैं वो 5th क्लास तक दिए जा सकते हैं मदर टंग में। सो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Vocational education will start in school from the which grade that will also include internship। तो grade 6 से स्टार्ट करनी है vocational study, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। काफी चीजें जो है बच्चों को सीखने को मिलेंगी, प्रैक्टिकली चीजें सिखाई जाएंगी और इसमें इंटर्नशिप रखी गई है, तो क्लास 6 से स्टार्ट हो जाएगा ऐसा। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट डिजायरेबल इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 National Assessment Center PARAKH will be set up as a standard setting body। What does letter R stand in PARAKH? So guys यहाँ पर आपको PARAKH की फुल फॉर्म याद रखनी है, that is most important thing। तो यहाँ पर जो R जो स्टैंड करता है PARAKH के अंदर, तो R का मतलब हो जाएगा पर रिव्यू, that is ऑप्शन नंबर C।
रिव्यू। अब हम देख लेते हैं कि परख की फुल फॉर्म है क्या एग्जैक्टली। द प्रपोजल टू सेटअप अ नेशनल असेसमेंट सेंटर परख, दैट इज द फुल फॉर्म इज परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। यहाँ पर डी नहीं है परख में, लेकिन फिर भी हम डेवलपमेंट यहाँ पे लगाएंगे बिकॉज इसमें यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया गया है। सो गाइस आपको परख की जो फुल फॉर्म है वो याद रखनी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बोली गई है। परख जो है इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है अच्छे से। As a standard setting body under the Ministry of Education indicates the government is keen to provide a regular check on the education system. So यहाँ पर आपको जो परख की डेफिनेशन है, आई मीन परख की जो फुल फॉर्म है वो अच्छे से याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज लेटर पी स्टैंड फॉर इन एनपीएसटी दैट फाइंड्स मेंशन इन एनईपी 2020? एनपीएसटी के अंदर पी का क्या मतलब है, पी किस लिए और है यहाँ पर? तो हम लोग एक बार देख लेते हैं पी का। पी जो है यहाँ पर किस चीज के लिए स्टैंड करता है? सो पी स्टैंड फॉर प्रोफेशनल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एमिंग फॉर हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स अमंग टीचर्स, द ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज प्रपोज्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन गाइडिंग सेट ऑफ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स और एनपीएसटी बाय 2022। 2022 तक एनपीएसटी जो है वो बन जाएगा, एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। और वो किस लिए होगा? नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीएसटी। ये चीज आपको याद रखनी है गाइस, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीएसटी। एनपीएसटी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। वैसे यहाँ पर तो एग्जैक्टली आपसे पूछा गया था कि पी का मतलब क्या है, तो पी का मतलब यहाँ पर प्रोफेशनल है, बट आपको कंप्लीट इसकी जो है आपको याद होनी चाहिए कि इसके फुल फॉर्म क्या है। सो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा ये। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन एनसीएफएसई, ये चीज भी आपको याद रखनी है गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनसीएफएसई जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? सो दिस इज द नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। याद रखना है इसकी फुल फॉर्म ये है। 2020-21 विल बी डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये एनसीईआरटी जो है इसको डेवलप करेगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब एनसीईआरटी का देख लेते हैं, एनसीईआरटी है क्या, सभी को पता होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशन सेक्टर में हमारे इंडिया में, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म ये है गाइस, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म याद कर लेना, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1961। 1961 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, किसको? एनसीईआरटी को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड मेंशन इन एनईपी 2020? एनईपी 2020 में किसकी बात नहीं की गई है? तो जेंडर इंक्लूजन फंड की बात की गई है, जिसमें ट्रांसजेंडर की बात की गई है, और अगर उन लोगों के लिए फंड भी इकट्ठा किया जाएगा ताकि उनकी जो एजुकेशन है उसको की जा सके, तो जेंडर इंक्लूजन की बात की गई है। बाल भवन की बात की गई है एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। सामाजिक चेतना केंद्र की बात की गई है। जोनल टैलेंट हंट की बात नहीं की गई है। सो दिस इज द राइट आंसर। इसकी बात जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नहीं की गई है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ द न्यू सीट्स दैट विल बी एडेड टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर, कितनी नई सीटें इंक्लूड की जाएंगी हायर एजुकेशन के अंदर? तो 3.5 करोड़ जो है ऐसी बात की गई है कि 3.5 करोड़ जो है वो नई सीटें क्रिएट की जाएंगी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन नंबर 15 इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI। गाइस दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको याद रखनी है इसकी फुल फॉर्म। HECI की फुल फॉर्म क्या होती है? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। That will act as a single overarching umbrella body for the entire higher education system, does not include which education sector? तो इसके अंदर कौन सा सेक्टर है जो ये इस बॉडी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन जो है इसके अंदर कवर नहीं किया जाएगा। तो HECI के बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार। HECI विल हैव 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स। कौन कौन सी चीजें होंगी इसके अंदर? एंड नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल जो कि इसके अंदर होगा फॉर रेगुलेशन पर्पज, NHERC। इसकी फुल फॉर्म गाइस याद रखना है, यहाँ पे लिखी हुई है सामने। गाइस फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल HEGC फॉर फंडिंग कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को फंड करने के लिए इस काउंसिल को बनाया गया है। HEGC इसकी फुल फॉर्म याद रखना। नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल फॉर एक्रीडेशन के पर्पज से भी NSC को बनाया गया, तो पहले से ही है नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल। तो गाइस इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना। इनकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दी है। मैं ऐसे भी कर सकता था कि इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर क्या और आगे बढ़ जाता, लेकिन नहीं, मुझे लगा कि इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी चाहिए, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। सो मैंने आपको यहाँ पे डाल दी है, इनको याद कर लेना प्लीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एज पर NEP 2020 NMM स्टैंड फॉर, NMM का मतलब क्या है 2020 जो है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर? तो NMM का मतलब है नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। NMM का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन,
अच्छा ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है गाइज, मुझे लगा ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो मैंने यहाँ पर डाल दी है। मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा था कि हो सकता है कि मे बी डायरेक्ट क्वेश्चन ना बने न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, तो हमें बाकी चीजें भी पता होना जरूरी है, तो मैंने राइट टू एजुकेशन के बारे में यहाँ पे डाल दिया है। वैसे मोस्टली बच्चों को पता होगा राइट टू एजुकेशन, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। एज ग्रुप याद रखना गाइस, इनकी बात की गई है राइट टू एजुकेशन के अंदर, इनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई है एक्ट के अंदर, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है। तो आपको एज याद रखनी है यहाँ पर, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज है द एक्ट कैम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 अप्रैल 2010। 2010 में ये एक्ट बना था, कम टू एग्जिस्टेंस आया था। सो गाइस ये दो चीजें हैं जो कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप याद रखना कि राइट टू एजुकेशन में इस एज ग्रुप की बात की गई है, प्लस ये जो एक्ट था वो इस डेट को बना था। तो चलिए, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन कौन सा था? 17 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर अटेनिंग यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल फॉर ऑल लर्नर्स बाय ग्रेड 3 बाय 2025 विल बी प्रिपेयर्ड बाय। कौन प्रिपेयर करेगा इस चीज को लेकर के? तो स्टेट्स प्रिपेयर करेंगे, अपने अपने जो स्टेट्स हैं, हमारे डिफरेंट जो स्टेट हैं वो खुद ही प्रिपेयर करेंगे इस चीज को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विल बी ब्राउट बैक इनटू मेन स्ट्रीम अंडर एनईपी 2020। कितने बच्चों को वापसी लाया जाएगा? तो 2 करोड़ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हम वापसी एनईपी 2020 के अंदर लेके आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 टारगेट्स 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय विच ईयर। तो 2030 तक बोला गया है कि इस चीज को अचीव कर लिया जाएगा। ओके, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है और आई थिंक सबको पता होगा इसके बारे में। सो यहाँ पर रमेश पोखरियाल जी जो हैं वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी पहले रह चुकी हैं, ये बीजेपी के बीजेपी जब से गवर्नमेंट बनी है तो उसमें ये भी रह चुकी हैं एजुकेशन मिनिस्टर। और इससे पहले श्री कपिल सिब्बल जी थे जो कि कांग्रेस के टाइम पर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे। तो यहाँ पर अभी एट प्रेजेंट रमेश पोखरियाल जी जो हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया में है एट प्रेजेंट। सो आई थिंक ये सबको पता होगा, तो बेसिक क्वेश्चन है। ओके, मेरे पास NTA UGC नेट टारगेट बेस्ड नोट्स अवेलेबल है फॉर पेपर 1। पेपर 1 के लिए मेरे पास टारगेट बेस्ड नोट्स अवेलेबल हैं। ऑल 10 यूनिट्स वाइज कंप्लीट नोट्स अवेलेबल, व्हाट्सएप और कॉल ऑन दिस नंबर। मेरे पास इंग्लिश मीडियम में पेपर 1 के लिए कंप्लीट ऑल 10 यूनिट के 10 यूनिट को मैंने कवर किया हुआ है इन नोट्स में। गाइज ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर बनाए हैं। मैंने खुद 3 बार क्वालिफाई किया हुआ है UGC नेट और एक बार मैंने JRF निकाला हुआ है। तो मुझे अभी काफी एक्सपीरियंस हो गया कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते एग्जाम में, कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं और किस तरीके से हम इन टॉपिक को समझ सकते हैं। तो मैंने वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड की हुई हैं, अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस पे मैंने नोट्स बनाए हैं। काफी टाइम लगा है मुझे इनको बनाने में। सो इनके कुछ चार्जेस हैं, आप मुझसे नोट्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी कर सकते हैं गिवन नंबर पे, व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू। डायरेक्ट आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। एंड गाइज आप इन नोट्स के डेमो नोट्स मांग सकते हैं मुझसे। 5 to 10 पेजेस के राउंड में आपको डेमो नोट्स दिखा दूंगा एक बार। अगर आपको अच्छे लगे, आपको लगे कि हाँ वैल्यूएबल है, तो आप मुझसे इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं। गाइज इन नोट्स के हर यूनिट के पीछे मैंने इंपॉर्टेंट MCQs लगा दिए हैं, इसमें अटैच कर दिए हैं। और इन नोट्स के एट दी एंड मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी इसमें इंक्लूड किए हैं विद सॉल्यूशन। तो आपको कुछ भी अलग चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नोट्स ले लिए दैट इज मोर देन इनफ। अगर आपने नोट्स एक बार पढ़ लिए तो गारंटी है कि आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। और आपने 2-3 बार रिवाइज कर लिया तो डेफिनेटली आपका JRF कहीं नहीं गया। तो आप पेपर 1 में बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है नोट्स को पढ़ने के बाद। काफी सारे स्टूडेंट्स के मुझे फीडबैक मिले हैं नोट्स को पढ़ने के बाद, काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे ऑलरेडी ले चुके हैं। तो फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है, स्टूडेंट्स बहुत अच्छा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नोट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत वैल्यूएबल हैं। सो गाइस आप लोग भी नोट्स के रिगार्डिंग मुझसे डेमो नोट्स मांग सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझसे परचेज कर सकते हैं। सो गाइस ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सभी की हेल्प हो सके। सब्सक्राइब UGC नेट मेंटोर फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। शेयर दिस वीडियो विद ऑल UGC नेट एस्पिरेंट्स। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग UGC नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।